हेलो एंड वेलकम टू ब्ले लर्नर। सो आप सभी लोग जानते हो मेरा नाम आयुष राज है और हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एक सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज इस सीरीज के दौरान पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो के दौरान देखेंगे। ये आपकी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बुक का थर्ड चैप्टर है। देखो ये चैप्टर ऐसा है ना, कुछ कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और हालांकि ज़्यादा नहीं बनेंगे इस चैप्टर से, उतने क्वेश्चन फॉर्म नहीं होंगे, बट कुछ जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स लिखने में आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। तो बहुत ध्यान से आपको इस पूरे वीडियो को देखना है, राइट। और इस पूरे वीडियो के दौरान मैं आपको हर एक क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, साथ ही साथ उसमें क्या एक्स्ट्रा पॉइंट को ऐड कर सकते हो, क्या चीज़ें वैल्यू एडिशन जो मसाला होता है ना, उसको हम लोग कैसे उसमें बेटर कर सकते हैं आंसर को, इसको हम लोग इस पूरे वीडियो के दौरान देखेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो आंसर राइटिंग का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आप सीखने वाले हो। एंड इसका जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, साथ ही साथ डीआईवाई क्वेश्चंस भी, अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो फिर आप उसको अपलोड कर दोगे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और फिर जो हम लोग देखेंगे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और लर्न करेंगे, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले प्रश्न से, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लेफ्ट विंग एंड राइट विंग इन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा, लेफ्ट विंग राइट विंग, तो आखिर इसका अर्थ क्या है। देखो वैसे आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये जो इसका इंसेप्शन है ना, मतलब ये लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट वाला जो एक पूरा इंसेप्शन है, पूरे जो एक कंटेक्स्ट है वो कहाँ से आता है, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम से आता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जब टेनिस कोर्ट वोट लेने के बाद वहाँ पर लोग बैठे थे एक असेंबली में और उन्होंने डिसाइड किया था कि जब तक हम लोग संविधान नहीं बना लेते हैं फ्रांस का, तब तक हम लोग डिस्पर्स नहीं होंगे। तो वहाँ पर जो कुछ लोग थे वो लेफ्ट की तरफ बैठे थे, कुछ राइट की तरफ बैठे थे, तो उनकी मांगों में डिफरेंस था, ठीक है। लेफ्ट वाले लोग कुछ अलग तरह की मांग रख रहे थे, राइट वाले लोग कुछ अलग तरह की मांग रख रहे थे, तो वहीं से ये चीज़ इवॉल्व होकर आई है, ठीक है। हालांकि हिस्टोरिकल चीज़ें इतना मेंशन नहीं करना आपको आंसर में, बस आपको लेफ्ट एंड राइट विंग के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट लोग किस चीज़ की बातें करते हैं। देखो लेफ्टिस्ट जो लोग होते हैं ना, लेफ्ट विंग वाले जो लोग होते हैं, अगर मैं पॉलिटिकल सेंस की बात कर रहा हूँ तो वो ना हमेशा दबे कुचले लोगों की बातें करेंगे, शोषित वर्ग की बात करेंगे, डाउन ट्रेडन अंडर प्रिविलेज लोगों की बातें करेंगे, राइट। फार्मर्स की बात करेंगे, पीजेंट्स जो लेबरर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, उनकी बातें करेंगे, राइट। और साथ ही साथ वो इस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस डालेंगे कि सरकार की नीतियाँ कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए ताकि उन लोगों का, जो समाज के निचले वर्ग है, उनका उत्थान हो सके, उनका डेवलपमेंट हो सके। तो लेफ्ट विंग मतलब दोज हु आर इन द फेवर ऑफ पुअर, हु आर इन द फेवर ऑफ डाउन ट्रेड इन सोसाइटी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और हु आर इन द फेवर ऑफ peasants, farmers, industrial workers and all, right. And they also support government policies for the benefit of these sections। मतलब वो ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी इस प्रकार से होनी चाहिए ताकि इन सेक्शंस को, इन लोगों को फायदा मिले, राइट। वहीं राइट के जो लोग होते हैं उनका दरअसल ये होता है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट के, एक तरह से आप कह सकते हो कि वो कैपिटलिज्म की तरफ ज़्यादा उनका इंक्लाइनेशन होता है। वो फ्री कंपटीशन की को बढ़ावा देने की बात करते हैं कि मार्केट में फ्री कंपटीशन होना चाहिए, लेजर फेयर होना चाहिए, मार्केट इकॉनमी होनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम से कम होना चाहिए, राइट, ये चीज़। तो मतलब आप कह सकते हो कि लेफ्ट वाले जो लोग होते हैं वो बेसिकली सोशलिस्ट होते हैं, राइट। एंड अगर आप इसको पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में और जाओगे डीपर तो कम्युनिस्ट भी आप कह सकते हो, बिकॉज सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म मोरलेस सिमिलर होता है, हालांकि थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। सोशलिज्म इज एन ट्रांजिशन फेज टुवर्ड्स कम्युनिज्म एंड ऑल, राइट। तो सोशलिज्म है, और राइट वाले जो लोग होते हैं बेसिकली ये कैपिटलिस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है लेफ्ट और राइट के बीच में। क्या बताया मैंने, जो लेफ्ट वाले होंगे दबे कुचले वर्गों के बारे में बात करेंगे, राइट वाले जो होंगे वो इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करेंगे, फ्री कंपटीशन एंड मार्केट इकॉनमी की बातें करेंगे। तो ये हो गया टू मार्कर क्वेश्चन, 2 पॉइंट आपने ऐड किया एंड दैट्स इट। व्हाट डू यू मीन बाय द बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हो, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बॉम्बे प्लान आखिर था क्या। देखो 1944 में, 1944 अर्थात आज़ादी से कुछ साल पहले, बॉम्बे में कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन लोगों ने एक प्लान ड्राफ्ट किया था कि किस प्रकार से सरकार को अपनी नीतियाँ बनानी चाहिए डेवलपमेंट के लिए। उस प्लान को कहा जाता है बॉम्बे प्लान, क्योंकि ये बॉम्बे बना था तो बॉम्बे प्लान। तो बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो 1944 में आते हैं और उन्होंने एक प्रपोजल दिया था प्लान इकॉनमी का कंट्री का। तो ये एक ना काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है एक सेंस में, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं,
वो प्लान्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना चाहिए, बट स्टिल दैट वाज द थिंग कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोग खुद बात कर रहे हैं प्लान्ड इकोनॉमी की, जबकि कायदे से क्या होना चाहिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोग बात करने चाहिए मार्केट इकोनॉमी की, मतलब कैपिटलिज्म की बात करनी, लेकिन यहाँ उन्होंने प्लान्ड इकोनॉमी के ऊपर जोर दिया था, राइट। और इसमें उन्होंने कहा था कि स्टेट को लीड लेना चाहिए, मतलब जो सरकार है उसको लीड लेना चाहिए, और जो इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है उसको करना चाहिए। दिस प्लान वाज नोन एज बॉम्बे प्लान 1944। Third question, among the objectives identified in independent India, land reform did not take place effectively. Explain why. बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए ना इंडिया में, बहुत सारे चीज़ें करी गई, बहुत सारे सुधार किए गए, उसमें से एक बहुत बड़ा जो सुधार था वो था लैंड रिफॉर्म, लेकिन उतना इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया लैंड रिफॉर्म। ऐसा क्यों? आंसर जानते हैं हम लोग। देखो, पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे क्योंकि ये 4 मार्कर क्वेश्चन है, तो आप एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हो इस चीज़ का, एक हेडलाइन लिख सकते हो कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाइड इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज लैंड रिफॉर्म। बस वही चीज़ को आपने एक मिर्च मसाला लगा के एक सेंटेंस फॉर्म कर दिया। उसके बाद क्या है, लैंड रिफॉर्म्स आर ए प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द लॉज एंड रेगुलेशन गवर्निंग लैंड ओनरशिप एंड टीनेंसी। मतलब किस प्रकार से लैंड का ओनरशिप होगा, मतलब लैंड को कौन ओन करेगा, जो टीनेंट्स होंगे, टीनेंट्स मतलब जानते हो ना, जो किराए पर खेती लेते हैं, बटाई पर खेती लेते हैं, ठीक है, खेत लेते हैं, ठीक है, किसी जमींदार से उन्होंने खेत ले लिया और फिर जमींदार को रेंट पे कर दिया, या फिर उसमें से कुछ जो क्रॉप पैदा हुआ है उसमें उसका कुछ शेयर दे दिया, तो ये सब टीनेंट्स होते हैं। तो लैंड का ओनर कौन होगा, टीनेंट्स के क्या राइट्स होंगे, दीज लैंड का ओनर कौन होगा, टीनेंट्स के क्या राइट्स होंगे, दीज वर द थिंग्स इंक्लूडेड इन लैंड रिफॉर्म, राइट। और इंडिया में जो लैंड रिफॉर्म है, दरअसल इसको किया क्यों गया था, तो रिडिस्ट्रीब्यूट द लैंड, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत में क्या हो गया था, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में इन चीज़ों के बारे में, कि बंगाल जैसे इलाकों में कि ज़मींदारी सिस्टम वहाँ से इवॉल्व होती है, और ज़मींदारी सिस्टम में एक ज़मींदार को रिकॉग्नाइज किया गया था एज द ओनर ऑफ द लैंड, ठीक है। एक ज़मींदार है, उसके पास एकर्स ऑफ एकड़ लैंड हो गए, हज़ारों हज़ारों एकड़ लैंड हो गए, और वो अकेला मालिक होगा। और खेती कौन करेगा, तो आप कहोगे जो उसमें टीनेंट्स हैं एंड ऑल, जो पीजेंट्स हैं वो खेती करेंगे, लेकिन उस जमीन का मालिक कौन, जमींदार। वो जो खेती कर रहा है, जो अपनी खून पसीने उसमें लगा रहा है, वो उसका मालिक नहीं होता था, ठीक है। जो खून पसीना लगा रहा है उसका उस खेत पर मालिकाना हक था ही नहीं। वो खेत किसका, वो जमींदार का, जो कि महल में बैठा हुआ है, जिसको एक हल चलाना भी नहीं आता, ठीक है। तो भारत में ये चीज़ बहुत बुरी थी उस समय में, जमींदारी प्रथा, तो उसको ठीक करने के लिए भारत सरकार ने आज़ादी के बाद लैंड रिफॉर्म जैसे पॉलिसी को अडॉप्ट किया, जिसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन, कि ज़मींदारों से लैंड लेकर, एक्सेस लैंड लेकर गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। दिस वाज नोन एज रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो अभी बंटवारा है वो कैसा है, इनइक्वल है ना, क्योंकि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन और ज़्यादातर लोगों के पास ज़मीन है ही नहीं, तो उनसे, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उनसे लेकर जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको दे दिया जाए। तो ये चीज़ें थी, तो इसको लैंड रिफॉर्म्स का ये एक तरीका था। लेकिन लैंड रिफॉर्म जो है ना, वो भारत के ज़्यादातर पार्ट्स में सक्सेसफुल नहीं रहा, एक्सेप्ट केरला एंड वेस्ट बंगाल। केरला और वेस्ट बंगाल को छोड़ दो तो बाकी जगहों पे लैंड रिफॉर्म्स की जो पॉलिसीज थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और केरला और वेस्ट बंगाल में भी इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का शासन हुआ करता था, सीपीआई सीपीएम सब, तो इन कारणों से वहाँ पर हुआ। बाकी वो लोग तो इसी के लिए बात ही करते हैं। तो कारण क्या थे, कारण ये है बिकॉज जो पॉलिटिकल पावर था, जो राजनीतिक सत्ता थी, वो उन्हीं जमींदारों के हाथ में, उन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों में थी जिनके पास तो एक्सेस जमीन था। मतलब जिससे जमीन लेना है, दरअसल वही लोग पावरफुल हो गए थे, क्योंकि जमींदार लोग ही, क्योंकि वो पहले से ही पावरफुल थे, तो आज़ादी के बाद भी उन्होंने राजनीतिक जो सत्ता थी वो अपने हाथों में रखी, वो भी पॉलिटिकल जो इलेक्शंस होता था उसको जीत करके पॉलिटिकल पावर में आ गए थे। तो उन लोगों ने लैंड रिफॉर्म का जो एक पूरा पॉलिसी था उसको ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट ही नहीं होने दिया। क्यों इम्प्लीमेंट होने देंगे भाई, उनकी ही ज़मीन जाएगी, तो उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया क्योंकि वो बड़े पावरफुल थे। साथ ही साथ आप ये कह सकते हो कि जो पॉलिटिकल विल है उसकी भी कमी थी, जिसके कारण से लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल नहीं हो पाया भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में, राइट। सो दीज वर द रीजंस बिहाइंड द नॉन इम्प्लीमेंटेशन और नॉट सो गुड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। नेक्स्ट, व्हाट वर द कंपोनेंट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म। देखो इसमें आपको कंपोनेंट्स बताने हैं लैंड रिफॉर्म के। देखो सबसे पहले आप लिख दोगे भाई, पिछले क्वेश्चन से अभी आप हेडिंग उठा सकते हो कि हाँ ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म था जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया में लाया गया था फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन लैंड एंड फॉर ऑल दिस थिंग्स।
तो कंपोनेंट बताने हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट था वो था एबॉलिशन ऑफ द कॉलोनियल सिस्टम ऑफ जमींदारी, मतलब जमींदारी प्रथा को खत्म करना। सबसे पहला जो लैंड रिफॉर्म का मकसद था वो ये था कि जमींदारी प्रथा जो अंग्रेजों के समय में चल रही थी उस चीज को खत्म करना, मतलब कुछ जमींदारों के हाथों में जो जमीन पड़ी हुई है एकर्स ऑफ एकर्स, तो उसको वहां से निकालना। दूसरा क्या था? कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में अगर लैंड है, जैसे मेरा, ठीक है, मेरा जो ज़मीन है वो थोड़ा यहाँ पर है, थोड़ा 10 किलोमीटर बाद है, थोड़ा सा 20 किलोमीटर बाद है, थोड़ा अगले गांव में है, तो ऐसे ऐसे खेती करना फिजिबल नहीं होगा, वाइबल नहीं होगा। तो उससे बेटर क्या है, बाकी ज़मीन मेरे से लेकर एक जगह पे दे दी जाए। तो एक्सचेंज वाली चीज़ है कि मेरे पास अलग अलग जगह पे ज़मीन है, उससे बेटर वो सारी ज़मीन लेकर मुझे एक ही जगह पे ज़मीन दे दो। तो ये था कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ठीक है, ताकि एग्रीकल्चर करना आसान हो। उसके बाद एक लिमिट लगाया गया, ठीक है, अपर सीलिंग लगाया गया, ठीक है, कि एक व्यक्ति इससे ज़्यादा लैंड को पोजेस नहीं कर सकता। अभी भी है, अलग अलग राज्यों में इसके लिए अलग नियम है कि अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ तो मेरे पास इससे ज़्यादा लैंड नहीं होगा, एक लिमिट होता है, उससे ज़्यादा आप लैंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, एक अपर लिमिट एंड सीलिंग लगाया गया। साथ ही साथ एग्रीकल्चर लैंड कितना एक आदमी पोजेस कर सकता है, ये सारी चीज़ें। और अगर मेरे पास उससे ज़्यादा ज़मीन होगी तो मेरे से वो एक्सेस ज़मीन लेकर गरीबों में बांट दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ जो टीनेंट्स होते थे, किराएदार होते थे, मतलब खेती किराए पर लेकर ज़मीन किया करते थे, उनको भी सिक्योरिटी प्रदान की गई, ताकि ऐसा ना हो कि ज़मींदार का आज मन किया, फलनवा तुम आज ठीक से खेती नहीं किया है, तुम इस महीने ठीक से उपज नहीं किया है, चलो तुमको बेदखल करते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टीनेंट ने अपना खून पसीना उस पर लगाया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको किसी भी दिन धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए, उसकी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाए, जिस ज़मीन पर उसने पूरा साल मेहनत किया है या सालों मेहनत किया है अपना खून पसीना। तो टीनेंट्स की सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसको एविक्ट नहीं किया जा सके आसानी से। दीज वर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म दैट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नीति आयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको आना चाहिए। तो नीति आयोग के बारे में हम लोग देखते हैं। नीति आयोग, आपको पता है कि नीति आयोग का जो फुल फॉर्म, नीति जो है वो संस्कृत का एक शब्द है, नीति, जो पहले हमारे देश में योजना आयोग हुआ करता था। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में योजना आयोग था, जिसका गठन मार्च 1950 में किया गया था और वो कंटिन्यू हो रहा था। बट 2014 में जब एनडीए गवर्नमेंट आती है, मोदी सरकार आती है, तो उन्होंने फिर प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर दिया और 2015 के 4 जनवरी को नीति आयोग का गठन किया था। और नीति जो वर्ड है वो एक एक्रोनिम है। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये क्या है तो आप अंडरलाइन करके लिखोगे, इट इज़ अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब भारत सरकार की एक थिंक टैंक, एक दिमाग है। पॉलिसीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, किस प्रकार की पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट किया जाए, फॉर्मुलेट किया जाए, इन सब के बारे में सोचती है, विचार करके सरकार को बहुत सारे सजेशंस देती है, राइट। तो ये चीज़ है। इसका एम क्या है? एम वही चीज़ है कि सरकार को एडवाइस वगैरह देना एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फोस्टर करना। अच्छा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वर्ड जरूर लिखना। जब भी नीति आयोग का वर्ड आप आंसर लिख रहे हो ना, तो उसमें ये थिंक टैंक वाला वर्ड जरूर डालना और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाला वर्ड ज़रूर ज़रूर ही डालना। वो एक कार्ड में होता था ना, मेरी नहीं ऐसे नहीं होता था, मेरे भैया की शादी में जलूल से जलूल आना, तो वो जलूल से जलूल वाला जो एक शब्द है वो यही है, ठीक है, कि आपको थिंक टैंक और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फोस्टर करता है, इसके बारे में ज़रूर लिखना है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता क्या है दरअसल? देखो, फेडरलिज्म मतलब आपने पढ़ा होगा, फेडरलिज्म मतलब डिवीजन ऑफ पावर। अगर पॉलिटिकल सेंस की बात करूँ तो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और यू कैन से दैट सेंटर एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट ऑफ दैट कंट्री और दैट नेशन, राइट। तो भारत में जैसे अगर बात करो तो हमारे सेंट्रल लेवल पे एक यूनियन गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट के लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट्स है बहुत सारी, तो उनके बीच में अच्छे तरीके से एक कोऑर्डिनेशन बैठे और ओवरऑल भारत का डेवलपमेंट हो। अगर मैं प्लानिंग कमीशन की बात करूँ पुराने ज़माने में, तो उसमें क्या होता था? प्लानिंग कमीशन में क्या होता था कि सेंटर का ज़्यादा से ज़्यादा, स्टेट का रोल उसमें ना के बराबर ही था। लेकिन यहाँ पर क्या है, नीति आयोग में आप देखोगे इसकी जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें स्टेट का भी रोल होता है। सारे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, सारे यूटीज़ के जो गवर्नर्स होते हैं, वो इसके मेंबर होते हैं। मतलब क्या हो गया कि स्टेट और सेंटर मिलजुल कर काम करें फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो नीति आयोग में ये चीज़ बेहतर थी, ठीक है।
हालांकि मैंने इसके ऊपर जो वीडियो अपलोड किया उसको भी आप देख सकते हो, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है नीति आयोग के बारे में, एनडीसी के बारे में, प्लानिंग कमीशन के बारे में। आप और क्या लिख सकते हो, इट वॉज स्टैब्लिश एट द प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन, ये पॉइंट ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ ये आप कह सकते हो कि ये 4 जनवरी 2015 को ये इस्टेब्लिश किया गया था। और हाँ, आपको याद होना चाहिए कि एक रेजोल्यूशन के द्वारा पास हुआ था। ये नीति आयोग जो है दैट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब होता है कि जो इसका मेंशन आपको भारत के संविधान में नहीं मिलेगा, ठीक है। और नॉन स्टैट्यूटरी मतलब होता है इसको किसी लॉ के द्वारा नहीं बनाया गया था, ठीक है। तो ना ही इसका मेंशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा, ना ही किसी लॉ में मिलेगा। तो इसको बनाया कैसे गया था? इसको बनाया गया था रिजोल्यूशन से, सिंपल रिजोल्यूशन से। तो बनाया गया था हैप्पी न्यू ईयर के दिन 2015 में, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। मतलब ऐसा कोई अलग से पोस्ट नहीं होता, जो भी उस समय भारत के प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के चेयरमैन होंगे। और गवर्निंग काउंसिल उसमें होती है नीति आयोग में, तो उसमें सारे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो यूनियन टेरिटरीज़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो सारे उसके मेंबर होते हैं। साथ ही साथ एक करंट वाला भी पोर्शन लिख दोगे तो ये आपके क्वेश्चन आंसर को और ज़्यादा बेटर बनाएगा। करंटली जो सुमन बेरी है और जो परमेश्वरन अय्यर है वो सुमन बेरी दरअसल वाइस चेयरपर्सन है, और जो परमेश्वरन अय्यर है वो सीईओ का पोस्ट संभाल रहे हैं नीति आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मार्कर क्वेश्चन। मेंशन द की कंट्रोवर्सीज बिटवीन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर सेक्टर व्हिच अरोज इन द स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट इन द अर्ली ईयर्स। मतलब भारत जब डेवलपमेंट कर रहा था शुरुआती सालों में, तो उस समय एक डिबेट उत्पन्न होता है, एक कंट्रोवर्सी उत्पन्न होता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा होना चाहिए कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ज़्यादा होना चाहिए, किस पर सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो देखो इसमें आप क्या लिख सकते हो, तो द कंट्रोवर्सी ऑन द इशू टू पुट एम्फेसिस बिटवीन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर सेक्टर अरोज एट द टाइम ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान ये कंट्रोवर्सी अराइज होता है कि इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि एग्रीकल्चर के ऊपर। तो मैंने कुछ नया नहीं लिखा है, बस इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया, तो ये एक इंट्रोडक्टरी लाइन बन गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप क्या लिखोगे? दोज हु फेवर्ड एग्रीकल्चर थॉट दैट द सेकंड प्लान लैक्ड एन एग्रेरियन स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट एंड एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्री कॉल्ड एग्रीकल्चर कॉज्ड एग्रीकल्चर रूरल इंडिया टू सफर। जैसे कि आपको पता है कि सेकंड 5 ईयर प्लान जो था, सेकंड 5 ईयर प्लान, उसमें क्या मकसद था उसका? वो था मकसद उसका रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। तो लोगों का ये कहना था, क्रिटिक्स का ये कहना था कि सरकार जो है ना वो इंडस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, जबकि भारत में ज़्यादातर जो क्षेत्र हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं वो खेती पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो ये कहा गया, क्रिटिक ये कहते लगे कि इंडस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देकर आप एग्रेरियन सेक्टर को निगलेक्ट कर रहे हो और भारत को और जो गरीब लोग हैं उनको सफ़र करने के लिए छोड़ दे रहे हो उनके पेरिफेरी पे। जैसे कुमारप्पा जो एक गांधीयन इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि देखो आप ना इसके जगह पे आप रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन गाँव के क्षेत्रों में आप रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन करो। और हालांकि ये ना गांधीयन इकॉनमी का ये एक कंसेप्ट है। गांधी जी भी इस चीज़ पे डालते थे एम्फेसिस कि भाई रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, कॉटन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना चाहिए एंड ऑल। तो जैसे कि हमारे पास एक गांधीयन इकोनॉमिस्ट है, तो उन्होंने कहा था कि रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। वही दूसरी तरफ चौधरी चरण सिंह, जो कि बाद में जाके भारत के प्रधानमंत्री भी बनते हैं, किसान नेता, और चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि नहीं नहीं नहीं, हमें एग्रीकल्चर के पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऑब्वियसली वो एक किसान नेता थे, तो वो बात करेंगे एग्रीकल्चर की। सरकार की नीतियों में सबसे सेंटर में जो होना चाहिए वो एग्रीकल्चर होना चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्री के ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, उतना एम्फेसिस नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से क्या होगा कि केवल अर्बन एरियाज डेवलप होंगे, केवल जो अर्बन सेंटर्स है वो उसका डेवलपमेंट होगा, गाँव का डेवलपमेंट इससे पीछे छूट जाएगा। तो ये उनकी चीज़ें थी। साथ ही साथ जो लोग इंडस्ट्री को फेवर करते थे वो ये कहते थे कि देखो भाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए, खेती बाड़ी से भारत गरीबी से नहीं निकलेगा। आप खेती पर कितना भी खर्चा कर दो, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के जो फेवर में लोग थे वो तो ये भी कहते थे कितने सालों से तो सरकार खर्चा कर रही है, पोस्ट 5 ईयर प्लान में तो किया, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा भारत गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएगा। और सरकार ने तो लैंड रिफॉर्म भी लेके आए, सरकार ने और भी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया। क्या हुआ एग्रीकल्चर का? बेहतर हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सरकार की नीतियों में कोई गड़बड़ी नहीं है, सरकार की नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी है। आप कितना भी खर्चा कर दो उसमें चीज़ें बेहतर नहीं होगी। तो आपको करना क्या है?
आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है। तो दो आर्गुमेंट देख रहे हो, पहले 2 लाइन में आपने एग्रीकल्चर पे फोकस किया कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो जाएगा, फिर 2 लाइन में आपने क्या किया कि आपने इंडस्ट्री पे फोकस कर दिया कि इंडस्ट्रियल सपोर्टर्स जो थे वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें गरीबी से बाहर निकलना है तो हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। और साथ ही साथ लैंड रिफॉर्म्स वगैरह सब तो किए गए लेकिन फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर पॉलिसी का फेलियर नहीं है, यहाँ पर नन इम्प्लीमेंटेशन का फेलियर है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन उसमें ठीक ढंग से नहीं हो पाया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द की कंट्रोवर्सीज बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। वहाँ पर हम लोगों को इसके बीच में कंट्रोवर्सी को देखना था, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। यहाँ पर आपको पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के बारे में देखना है। तो देखो, इंडिया जब आज़ाद होता है तो हम लोगों ने कौन सा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट अडॉप्ट किया? हम लोगों ने अडॉप्ट किया मिक्स्ड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। एक तरफ कैपिटलिज्म के भी चीज़ों को लिया, एक तरफ सोशलिज्म की चीज़ों को भी लिया। कैपिटलिज्म में क्या होता है? प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को वहाँ पर राइट्स दिए जाते हैं, यू कैन ओन द सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट एंड द चीज़ों को आप उस तरीके से डेवलप कर सकते हो, अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हो, एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको आप ओन करोगे एंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपने हिसाब से। और दूसरी तरफ सोशलिज्म में क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो मालिक होता है वो स्टेट होता है और अपने हिसाब से वेलफेयर के लिए वो सोसाइटी को डेवलप करता है, इकॉनमी को डेवलप करता है, ठीक है। तो इंडिया ने कौन सा अपनाया? मिडिल पाथ। इंडिया ने बोला कि हम मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अपनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं टिल 1991, तो वहां पर भारत ने ज़रूर मिक्स्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अडॉप्ट किया था, लेकिन उसका जो इंक्लाइनेशन था, ठीक है, वो सोशलिज्म की तरफ जाता था। यहाँ पर स्टेट का थोड़ा सा ओनरशिप ज़्यादा था। अब देखोगे इस चीज़ को, क्योंकि जो एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री, ये सब प्राइवेट हाथों में छोड़ दिया गया था, लेकिन जो की इंडस्ट्रीज से, हैवी इंडस्ट्रीज से, जो कि जिस पर डिपेंड करता था बाकी सारे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट, वो सारे अपने पास रखे थे स्टेट ने, ठीक है। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर में भी क्रूशियल इन्वेस्टमेंट इंटरवेंशन है या ट्रेड को रेगुलेट करना है, ये सब स्टेट ने अपने हाथों में रखा था। तो ये तो ज़रूर आप लिखोगे कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को ही अडॉप्ट किया था, लेकिन जो इंक्लाइनेशन था वो सोशलिज्म की तरफ जाता था, स्टेट की ओनरशिप ज़्यादा उसमें रहेगी। तो प्राइवेट सेक्टर के सपोर्टर्स वो क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि भाई प्राइवेट सेक्टर के लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं गया है, उनके पास इनफ स्पेस ही नहीं रहने दिया गया ताकि वो सही से ग्रो कर पाए, ठीक है। साथ ही साथ वो ये कहा करते थे कि देखो जो गवर्नमेंट है वो इतना ज़्यादा लाइसेंस वाला सिस्टम लगा कर आई है, इतना ज़्यादा परमिट वाला राज लेके आई है, जिसके कारण से प्राइवेट सेक्टर ठीक से ग्रो नहीं कर पा रहे। तो ये दिक्कत है। साथ ही साथ अननेसेसरी सरकार सब चीज़ में घुसी हुई है, जिसके कारण इनएफिशिएंसी आता है, जिसके कारण करप्शन आता है। तो ये आर्ग्यूमेंट्स जो कहा करते थे प्राइवेट सेक्टर के जो सपोर्टर्स हैं या फिर क्रिटिक्स ऑफ स्टेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, तो ये कहा करते थे। वही जो पब्लिक सेक्टर के सपोर्टर है वो ये कहते थे देखो भैया ठीक है पब्लिक सेक्टर तो कर रहे हो, लेकिन उसमें भी ठीक से काम ही नहीं कर रहे हो आप। आपको चाहिए कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और इन सब चीज़ों में ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, आप कर ही नहीं रहे हो। आप कुछ ही ये चीज़ें में कर रहे हो, ज़्यादातर चीज़ें आप प्राइवेट के लिए छोड़ दे रहे हो। द स्टेट इंटरवेंट ओनली इन दोज एरिया वेयर द प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट प्रिपेयर टू गो। मतलब ये कह रहे हैं कि देखो स्टेट ने उसी चीज़ में दखल अंदाजी करी जिसमें प्राइवेट अभी तैयार नहीं थे घुसने के लिए। मतलब दरअसल आप इनडायरेक्टली प्राइवेट को सपोर्ट कर रहे हो ग्रो करने के लिए, तो ये कहते थे। और वो तो ये भी कहते थे कि स्टेट ने प्राइवेट सेक्टर को हेल्प किया है प्रॉफिट बनाने के लिए, और इस कारण से हुआ क्या है कि गरीब लोगों का तो भला नहीं हुआ है, लेकिन एक नया नया सेक्शन इमर्ज हो गया है, मिडिल क्लास, ये चीज़ बताते थे। और इससे पॉवर्टी वगैरह सब पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, पॉवर्टी आज भी उतनी ही है, पॉवर्टी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो ये चीज़ ये कहा जा रहा था दोनों के। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ग्रीन रिवॉल्यूशन? हरित क्रांति के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। मेंशन सब पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। हरित क्रांति आप जानते हो भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और इवन की एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो क्या था ये ग्रीन रिवॉल्यूशन? कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज को आपको बताना है। देखो, during the third 5-year plan this was implemented, or this was started to being implemented. So government adopted a new strategy called green revolution for the agriculture in order to ensure food sufficiency. आपको पता होना चाहिए कि भारत में फूड सफिशिएंसी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। भारत के सरकार को अमेरिका से और बाकी देशों से हम लोगों को आयात कराने पड़ते थे चीज़ों को, मतलब खाद्यान्नों को, खाने वाले फूड आइटम्स को। और इससे ना एक तरह से आपकी सॉवरेनिटी पे भी हमला होता है, क्योंकि अमेरिका ने एक ज़माने में कह दिया था कि भाई अगर आप पाकिस्तान से लड़ाई लड़ोगे
तो फिर हम आपका अनाज रोक देंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। और बहुत ही दोयम दर्जे का, वो पढ़ोगे ना आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, PL480 प्रोग्राम के बारे में आपको बताया गया, बहुत ही निम्न क्वालिटी का अनाज हम लोगों को भेजा जाता था, ठीक है। तो हम लोगों ने सोचा नहीं नहीं, हमें तो आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, एटलीस्ट फूड में तो हम लोगों को करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों ने थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान इस ग्रीन रिवॉल्यूशन को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। पहले क्या होता था, पहले की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या होता था कि सरकार ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहती थी, ठीक है, कि एग्रीकल्चर का पूरे भारत में विकास हो। लेकिन सरकार ने देखा कि भाई हमें इमीडिएट ज़रूरत है, तो थोड़ा सा एरिया जो बेटर कंडीशन में, उसको पहले डेवलप कर लेते हैं। तो कौन सा एरिया बेटर कंडीशन था? पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र और वेस्टर्न यूपी वाला एरिया। तो वो एरिया पहले से डेवलप्ड है, वहाँ पे इरीगेशन के फैसिलिटीज़ वगैरह है, तो चलो उस एरिया में हम लोग सबसे पहले एग्रीकल्चर को बेहतर करने की कोशिश करें। हाँ ठीक है, ओवरऑल हम लोग डेवलपमेंट करते रहेंगे, लेकिन अभी तो हमें ज़रूरत है ना तुरंत में, तो तुरंत में हम उस एरिया पे चलते हैं जहाँ पर ठीक ठाक डेवलपमेंट है पहले से। तो उन्होंने इन एरियाज़ को टारगेट किया, और इन एरियाज़ में जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं, HYV सीड्स हैं, उसको फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और बेटर इरीगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके किसानों को बेटर ऑफ करने की कोशिश करी। और इससे साथ साथ सरकार ने ये भी वायदा किया कि भाई तुम जो अनाज उपजाओगे ना, तो हम खरीद लेंगे, हम ये गारंटी देते हैं कि उस पर खरीद लेंगे, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम लोग कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो सरकार ने ये भी गारंटियाँ दिया था। अब इसके कुछ पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस, पॉजिटिव परिणाम, कि इससे परिणाम यही हुआ कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए फूड प्रोडक्शन में, ठीक है। अब हम लोगों को ऐसा नहीं है कि बाहर के देशों से आयात करना पड़ता है खाना, ठीक है। खाद्यान्न में तो एटलीस्ट हम लोग सफिशिएंट हो चुके हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं, इवन कि दूसरे देशों को हम लोग निर्यात करते हैं, राइट। और फार्मर्स को भी इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जो एरियाज़ थे वो फ्लोरिश हुए, और उस एरिया के लोग को का जीवन स्तर भी बेहतर हो गया। तो इस कारण से आप कह सकते हो सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली जो उन एरियाज़ के फार्मर्स थे उनका स्टेटस राइज हुआ था। लेकिन इसके कुछ निगेटिव परिणाम भी है। निगेटिव परिणाम यही कि पुअर फार्मर्स और रिच फार्मर्स के बीच का जो गल्फ है वो बढ़ता चला गया, बेसिकली खाई बढ़ती चली गई। क्योंकि था क्या कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में HYV सीड चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, ठीक है, फर्टिलाइजर्स चाहिए, जो कि महंगा होता है, जो कि वही अफोर्ड कर पाएंगे जो कि थोड़े बहुत ठीक स्थिति में होंगे। भले ही सरकार ने सब्सिडीज प्रोवाइड किया, लेकिन तभी भी बहुत जो गरीब किसान होंगे उसके पास तो उतना लैंड नहीं होगा। HYV सीड्स आप लगाओगे तो छोटू से लैंड में थोड़े लगाओगे, आपके पास कम से कम ज़्यादा ज़मीन होना चाहिए, तभी ना उसका फ़ायदा आप उठा पाओगे। चलो एक छोटा सा किसान, उसके पास इतनी सी ज़मीन है, अब उसमें HYV सीड्स लगा भी दिया तो ऐसा थोड़ी है कि बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा हो जाएगा। पहले तो उसको ख़रीदना उसके लिए मुश्किल वाली चीज़ होगी, क्योंकि ये सारी ये थोड़ा महंगा होता था। भले ही सरकार उसमें सब्सिडीज़ वगैरह दिया करते थे, बट स्टिल जो अमीर फार्मर्स थे, जो ठीक ठाक फार्मर्स थे, अमीर तो नहीं कहोगे बट ठीक ठाक स्थिति में फार्मर्स थे, उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला। तो मतलब गरीब गरीब ही रह गए और अमीर और ज़्यादा अमीर होते चले गए। इसके कारण से डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन भी होता चला गया लैंडलॉर्ड्स के द्वारा। एंड साथ ही साथ मिडिल मैन का जो एक पावर था वो भी इंक्रीज़ हो गया, इनके बीच में एक मीडिएटर के तौर पे, कि लैंडलॉर्ड्स और पुअर फार्मर्स के बीच में एक मीडिएटर का काम, एक जो एक बिचौलियों का एक वर्ग है वो राइज हो गया था। तो दीज वेर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो नाउ अब आते हैं DIY क्वेश्चन, डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन। तो ये एक ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको आपको जलूल से जलूल करना है, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आपको अपलोड करना है क्वेश्चंस को। और इससे ना आप ऐसा नहीं है, आप इस चीज़ को मत समझो कि आपने खाली क्वेश्चन और आंसर देख लिए तो अब एग्जाम में जाके एकदम तोप उखाड़ लोगे, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, खुद से क्वेश्चंस लिखने हैं, 10 20 50 क्वेश्चंस आपको खुद से टिक करनी है, क्योंकि MCQ नहीं है कि केवल टिक मार के आप आ जाओगे। आपको लिखने की आदत होनी चाहिए, एक 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 पूरा फॉर्म करने के, कैसे आप आंसर को फॉर्म करोगे वो चीज़ आपके अंदर में होनी चाहिए। तो इन क्वेश्चन को ज़रूर अटैम्प्ट करना। क्वेश्चन क्या क्या है कि विच टू मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इंडिया हैड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि भारत के पास कौन से दो ऑप्शन थे, कौन सा दो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था जिसके बीच में आपको चुनना था। ऑपरेशन फ्लड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इसके ऊपर आप शॉर्ट नोट भी लिख सकते हो ऑपरेशन फ्लड के बारे में। केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या था, डिसेंट्रलाइज जो प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट था वो क्या था। फिर उड़ीसा में ट्राइबल एंडमिलिस्ट किस चीज़ के कारण डरे हुए थे, आयरन और एक्सट्रैक्शन से। और सेकेंड 5 ईयर प्लान के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो दैट्स इट, इन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया देन यू आर वेरी 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 concentrated on studies and very very serious on for your studies and good marks, so congratulations to you।
तो बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर हमसे कनेक्ट हो सकते हो, या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे, जहाँ पे आपको मन हो वहाँ पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को, अपने फीडबैक को ज़रूर लिखना। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।